हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर 11 का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जामिया से स्टार्ट करेंगे। जामिया में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं चैप्टर से, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फोर्स चेंजेस द। फोर्स क्या करता है? फोर्स चेंज करता है। क्या चेंज करता है? मोशन ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ बॉडी एंड शेप ऑफ बॉडी। तो हमारा सही ऑप्शन जो बनेगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, क्लियर रखिएगा। फोर्स की वजह से मोशन ऑफ द बॉडी, मोशन ऑफ डायरेक्शन चेंज होता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है, स्पीड ऑफ बॉडी चेंज होती है और शेप ऑफ बॉडी तीनों चेंज होती है। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन टू फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन देन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मैंने ये डिटेल में डिस्कस किया। कह रहा है कि जब दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक बॉडी पे वर्क करती हैं, ठीक है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो फिर क्या होता है? नेट फोर्स क्या होती है? नेट फोर्स होता है डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस। इन दोनों फोर्सेस के जो डिफरेंस होते हैं वही होता है। बात समझ में आई? जब भी किसी बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा तो हम उसका डिफरेंस निकालते हैं, वही हमारा नेट फोर्स होता है। अगला क्वेश्चन, मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज। मस्कुलर फोर्स क्या है? एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं? ऐसे फोर्सेस जहाँ पे दो बॉडी के बीच में फिजिकल टच हो रहा हो। जैसे आप बाल्टी उठा रहे हो तो बाल्टी उठाने के लिए आपको बाल्टी पकड़ने की ज़रूरत है, तो वो हो जाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स। जब फिजिकल टच हो दो बॉडीज़ के बीच में, वो हमारा होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। और मस्कुलर फोर्स क्या है? एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। बाकी फ्रिक्शनल फोर्स भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं? ऐसे फोर्सेस जहाँ पे फिजिकल टच ना हो, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। खैर से यहाँ पे आपको इतना ही समझना है कि मस्कुलर फोर्स जो है कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज। आपको बताना है इन चारों में से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल क्या है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स अभी बताया, ऐसा फोर्स जहाँ पे दो बॉडीज़ के बीच में फिजिकल टच नहीं हो रहा हो। तो देखो, बाल्टी उठाने के लिए बाल्टी और आपके हाथ के बीच में फिजिकल टच होगा, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा। पुश अ स्टेशनरी कार, एक रुकी हुई कार है, उसको धक्का दे रहे हो, तो धक्का देने के लिए कार को टच करना पड़ेगा, फिजिकल टच हो जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर है फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट। मैग्नेट से जो फोर्स एक्सर्ट होता है, आपने ध्यान दिया होगा, अगर दो मैग्नेट्स हैं ऐसे तो टच की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से ही मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को खींच सकता है, तो यहाँ पे कोई भी फोर्स कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम मैग्नेटिक फोर्स को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। मैग्नेटिक फोर्स जो हमारा है वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। NC लिख देती हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन टू फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन देन द नेट फोर्स एक्टिंग टू फोर्सेस इज। ये देखो, अभी सेम क्वेश्चन हमने पढ़ा कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे दो अपोजिट फोर्स लग रहे हो, दो अलग अलग जगहों से फोर्स लग रहे हो, तो इनका जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है? डिफरेंस होता है। क्या होता है? डिफरेंस। तो हम किस पे क्लिक कर देंगे? डिफरेंस बिटवीन टू फैक्टर्स, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, फोर्स कैन चेंज फॉलोइंग। फोर्स क्या क्या चेंज कर सकता है? हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, स्पीड, डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड शेप। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थोड़ा ब्लर है क्वेश्चन, एक्चुअली पेपर में सही नहीं था, तो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज़। दो चार्ज बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन आपका है मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बच्चों, दो चार्ज बॉडीज़ के बीच का जो फोर्स होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्ज या एक चार्ज अनचार्ज बॉडी के बीच में जो भी फोर्स एक्ट करता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे आप बाल पे अपने कंघा रब करते हो, कंघा जो प्लास्टिक है वो चार्ज हो जाता है, और एक पीस ऑफ पेपर नीचे रख देते हो, फिर वो जो कॉम्ब है अट्रैक्ट करता है पीस ऑफ पेपर को, तो ये जो चार्जेस और अनचार्ज बॉडी के बीच का फोर्स होता है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। मैग्नेटिक फोर्स इज। मैग्नेटिक फोर्स क्या है? एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैग्नेट में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, फिर भी वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। जिन भी बच्चों को कन्फ्यूज़न है, प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, आप चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़रूर जाके देख लिया करें। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ बॉडी ऑन अ सरफेस इज़। जो प्रेशर का बेसिकली आपसे फॉर्मूला पूछा जा रहा है। प्रेशर क्या होता है? एक फोर्स, एक एरिया में कितना फोर्स अप्लाई किया जाता है उसे हम प्रेशर कहते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज़ इज़ कॉल्ड, फिर वही बात, दो चार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स, यहाँ पे बताना इन चारों में से कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है। आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट है, मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट है, ग्रेविटी नॉन कॉन्टैक्ट है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है कॉन्टैक्ट है। मैं एक बार लिस्ट बता देती हूँ कॉन्टैक्ट फोर्सेज क्या क्या होते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स में आपका फ्रिक्शन आ जाता है, फ्रिक्शन। इसके अलावा मस्कुलर फोर्स जिसे हम कहते हैं, मस्कुलर फोर्स भी कॉन्टैक्ट फोर्स में आ जाता है। नॉन कॉन्टैक्ट में कौन से आ जाते हैं? ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारा, ठीक है, इसको समझ जाइएगा। फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक, ये सारे क्या हैं? आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं। अगला क्वेश्चन, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी इज़ नोन एज। बार बार डिस्कस कर रहे हैं, चार्ज बॉडी किसी अनचार्ज या चार्ज बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई करती है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन कई दफ़ा रिपीट हो चुका है। अब एएमयू के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इस चैप्टर से आए हुए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड। एक यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाई होता है वही हमने पढ़ा, फोर्स है अप्लाइड ऑन अ एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, उसे क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ये भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज कॉन्टैक्ट फोर्स। यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है? ठीक है, आपको बता दिया है मैंने। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्रेविटी नॉन कॉन्टैक्ट, मैग्नेटिक नॉन कॉन्टैक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक नॉन कॉन्टैक्ट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। द साई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, द साई यूनिट प्रेशर की क्या होती है? पास्कल। द साई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम PA के सिंबल से, PA। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अ फोर्स हैज़, फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही रहेगा। फोर्स हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और ऐसे चीज़ों को हम कहते हैं वेक्टर। क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं इसको। फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। फोर्स हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और ऐसी चीज़ें जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अगर कभी एंट्रेंस में ऐसा आ गया, आपसे क्वेश्चन पूछ ले, फोर्स इज़ द डैश क्वांटिटी, वेक्टर, स्केलर, तो अब बिना झिझक के वेक्टर क्वांटिटी पे लगा दोगे। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है? क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, देयर इज़ नो डायरेक्शन। तो हमारा फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। द ड्रॉपर इज़ सीन टू एस्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। ये क्वेश्चन थोड़ा कट हो गया, ऊपर से मैं पूरा क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ। इसका क्वेश्चन का इस तरीके से है, व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर विथ इट्स नोजल केप्ट इन वाटर, एयर इन द ड्रॉपर इज सीन टू एस्केप। यहाँ पे मैं सिंपल फॉर्म में बताती हूँ, बहुत लंबा क्वेश्चन हो रहा है, टाइम वेस्ट होगा। ये ड्रॉपर आपने देखा होगा बचपन में, बच्चों को दवाई पिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका। यहाँ पे कह रहा है जब हम ये ऊपर वाला हिस्सा ड्रॉपर का दबाते हैं तो फिर बबल्स के फॉर्म में इसके अंदर पानी भर जाता है। ठीक है, दवा पिलाने के लिए इस्तेमाल होता था बच्चों के। अब पूछ रहा है ये जो पानी इस ड्रॉपर के अंदर फिल हुआ वो क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, उसके पीछे कौन सा फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल है। तो चलो एक बार इमेजिनरी बना देते हैं। ये हमारा पानी है, ठीक है, सारा वाटर है, इसमें हम ड्रॉपर डालते हैं। इस तरीके से हमारा ड्रॉपर है, ये हमारा ड्रॉपर है। अब ड्रॉपर का ये नज़ल हम दबाते हैं तो इसके अंदर धीरे धीरे पानी चढ़ने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। क्यों? जब हम इसको दबाते हैं तो एक प्रेशर क्रिएट होता है इनसाइड द ड्रॉपर और पानी ऊपर खिंचता है, ड्रॉपर के अंदर आता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिनोमेना, ये क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज़ अप्लाइड ओवर एन एरिया ऑफ 10 मीटर स्क्वायर। कह रहा है फोर्स कितना है? 50 न्यूटन है और एरिया कितना दिया गया? 10 मीटर स्क्वायर। प्रेशर बताना आपको। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स हमारा न्यूटन में, फोर्स हमारा न्यूटन में और एरिया हमारा किस में होना चाहिए? मीटर स्क्वायर में। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 50 न्यूटन हमारा फोर्स है, एरिया कितना दिया है? 10 है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्लियर रखिएगा। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, जो प्रेशर फ्लूइड एक्सर्ट करता है वो डेप्थ के साथ क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इंक्रीजेज विद डेप्थ, जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है फ्लूइड की पे जो प्रेशर होता है, फ्लूइड जो प्रेशर एक्सर्ट करता है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक, अगर क्वेश्चन आपसे उल्टा दे दे, मतलब क्वेश्चन में अगर ऐसे रहे कि डेप्थ कम होने पे क्या होता है, तो फ्लूइड प्रेशर डेप्थ कम होने पे, गहराई कम होने पे डिक्रीज करने लगता है। बात समझ में आई? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र द प्रेशर ऑफ लिक्विड्स एट डिफरेंट डेप्थ। लिक्विड का प्रेशर मेज़र करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, वो है मैनोमीटर। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। किस में डिस्कस किया था हमने, जो हमारा प्रैक्टिस रहा है, प्रैक्टिस पेपर, उसमें मैंने ये क्वेश्चन दिया था। तो मैनोमीटर इज़ यूज फॉर मेजरिंग द लिक्विड प्रेशर। अब बाकी डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। बैरोमीटर का इस्तेमाल हम करते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर मेज़र करने के लिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपका मैनोमीटर, आपको पता चल गया किस लिए करते हैं हम। मैनोमीटर का इस्तेमाल हम करते हैं लिक्विड प्रेशर को मेज़र करने के लिए। हाइग्रोमीटर का यूज़ हम ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए करते हैं, ह्यूमिडिटी। और ये चौथा जो है, एनोमीटर का इस्तेमाल विंड की स्पीड या विंड का प्रेशर यूज़ करते हैं। विंड का प्रेशर नापने के लिए, विंड की स्पीड नापने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड, फिर वही बात, फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। 1 बार इज इक्वल टू, 1 बार जो है उसकी वैल्यू आपको प्रेशर में बताना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बताना है। तो 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5, ये 10,000 न्यूटन होता है। ठीक है, 10,000 3 6 तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अ फोर्स कैन बी completely described by, force can be completely described by its magnitude and direction. Its magnitude and direction. Which of the following has the largest inertia? Largest inertia किस में होगा, एक चीज़ क्लियर रखिएगा, जिस भी बॉडी का मास ज़्यादा रहेगा, मास मतलब इसका वेट ज़्यादा रहेगा, तो उसका इनर्शिया भी कॉमनली ज़्यादा रहेगा। तो इन चारों ऑप्शन में से आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा मास किस बॉडी का है, स्कूल बैग का है, तो इसका इनर्शिया भी सबसे ज़्यादा रहेगा। ठीक है। न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ, न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, तो वो है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन क्या है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, ये क्लियर रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट। एक्शन रिएक्शन जो फोर्सेस होते हैं वो 2 डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट करते हैं एट द सेम टाइम। एक्ट्स ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज़ एट द सेम टाइम, ये याद रखिएगा। द एक्शन रिएक्शन फोर्सेस 2 बॉडीज़ पे एक्ट करते हैं एट द सेम टाइम, ये लाइन क्लियर रखिएगा माइंड में। दोबारा क्वेश्चन आया तो गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। सॉलिड जो होते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही है। लिक्विड जो होते हैं वो ऑल डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, बिल्कुल सही। गैस जो होते हैं वो भी ऑल डायरेक्शन में करते हैं, तो करेक्ट हमारा ऑप्शन है सही। बात क्लियर रखिएगा, सॉलिड जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लिक्विड और गैस जिन्हें हम टुगेदर फ्लूइड कहते हैं, ये ऑल डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। द पुल एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट इज़, ठीक है, जो अर्थ अपने ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है, उसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। बचपन से सीखते आ रहे हैं। न्यूटन चाचा पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब के पेड़ के नीचे, और सेब नीचे गिरता है, मतलब ये अर्थ सेब को अट्रैक्ट करती है, पुल करती है, और इसी को न्यूटन चाचा ने नाम दे दिया ग्रेविटेशनल फोर्स का, जिसे आज हम पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है, नहीं, नॉट अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बताना है कि कौन सा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है। ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ये क्वेश्चन, हाँ, बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड इफ़ द बॉयंट फोर्स इज़, 3 कंडीशन होता है, पहले समझ ले। पहली कंडीशन ये है कि अगर बॉयंट फोर्स बॉडी के
वेट से कम होता है, अगर बायंट फोर्स बॉडी के वेट से कम होता है तो जो चीज़ होती है वो सिंक कर जाती है, डूब जाती है। बात समझ में आई। दूसरा कंडीशन क्या होता है, दूसरा कंडीशन ये है कि अगर बॉडी का वेट और बायंट फोर्स दोनों इक्वल हैं तो बॉडी पानी में ही फ्लोट कर जाएगी, इन द वाटर, फ्लोट होता है इन द वाटर, ठीक है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि जब बायंट फोर्स बॉडी के फोर्स वेट से बहुत ज़्यादा होता है तो बॉडी जो होती है पानी के ओवर फ्लोट कर जाती है, ओवर द वाटर, ठीक है, ओवर द वाटर होता है ये। तो अब यहाँ पे बताना है कि बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड, लिक्विड के अंदर बॉडी कब फ्लोट होती है, व्हेन बायंट फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट। बात समझ में आएगा। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं जो मिस हो गया था। हमने देखा कि फोर्स की वजह से डायरेक्शन ऑफ मोशन और स्पीड और शेप तीनों चेंज हो रहे हैं। तो जो स्पीड में चेंजेस आते हैं और डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंजेस आते हैं, एक साथ उन्हें हम कहते हैं चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो अगर एग्ज़ाम में आपको कहीं भी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन आ गया या पूछ ले स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, तो स्टेट ऑफ मोशन में दो चीज़ें आती हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन और स्पीड। ये क्लियर रखिएगा। स्टेट ऑफ मोशन इज़ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे एक आध क्वेश्चन AMU से छूटे पड़े हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2021 से ये, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। हम बार बार डिस्कस कर चुके, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू, आपको किलोग्राम को kg को बताना है न्यूटन में, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन, 9.81 न्यूटन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर B सही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर, कौन सी यूनिट नहीं है प्रेशर की। पास्कल प्रेशर की यूनिट है, बार प्रेशर की यूनिट है, टॉर प्रेशर की यूनिट है, जूल हमने देखा है जूल प्रेशर की यूनिट नहीं होती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर D यहाँ पे सही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अब AMU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, अब कुछ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि गाइड से है और NCERT की बुक से है, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी इस चैप्टर का, ये फ्रिक्शन फोर्स एंड प्रेशर, इस चैप्टर का आप MCQ कॉन्सेप्टम की गाइड से ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपके पास गाइड नहीं है तो मैंने PDF प्रोवाइड कर रखा है टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम पे जाके एंट्रेंस वॉरियर्स सर्च करिए, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, अदरवाइज़ लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उससे ज्वाइन कर ले। इस चैप्टर के MCQ ज़रूर सॉल्व करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के MCQs। थोड़े एक्स्ट्रा 9th के भी कुछ ऐड किए गए हैं, तो ये ज़रूर सॉल्व करिएगा। What is the unit of force in CGS system? यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम बताना है। यूनिट ऑफ फोर्स इन SI यूनिट आपने देख लिया है, यूनिट ऑफ फोर्स की न्यूटन है, ठीक है। SI यूनिट फोर्स की क्या है, न्यूटन। अब आपसे पूछ रहे CGS सिस्टम में फोर्स की क्या यूनिट है, फोर्स की यूनिट है डायन, ठीक, डायन। आगे बढ़ेंगे, अब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। 1 न्यूटन में 10⁵ डायन रहता है, 10⁵ डायन है, ठीक है, 1 न्यूटन में। बात समझ में आई। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। CGS सिस्टम में फोर्स की यूनिट डायन है और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोर्स दैट एक्ट्स ओनली व्हेन देयर इज़ अ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज़। जब फिजिकल कॉन्टैक्ट रहता है उस वक्त कौन सा फोर्स वर्क करता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, कॉन्टैक्ट फोर्स। जब फिजिकल कॉन्टैक्ट है तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, और जब कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है तो वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी। द साउथ एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट डैश ईच अदर, ये हमारा 2 मैग्नेट है, ठीक है। मान लो ये साउथ पोल है, ये भी साउथ पोल है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ। कह रहा है अगर साउथ और साउथ पोल को एक पास लाया जाए तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। आपको कॉन्सेप्ट याद होगा, सेम पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। सेम पोल्स क्या करते हैं, एक दूसरे से भागते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन बनेगा वो रिपेल का बनेगा। क्यों रिपेल का बनेगा, क्योंकि दोनों सेम पोल्स हैं, साउथ एंड साउथ पोल, ठीक है, तो दे विल रिपेल ईच अदर। बात समझ में आई। जब सेम पोल्स एक दूसरे की तरफ रहेंगे तो वो रिपेल करेंगे, और अनलाइक पोल्स रहेंगे, जैसे एक तरफ नॉर्थ है एक तरफ साउथ है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ। लेकिन अगर सेम पोल्स हैं तो वो एक दूसरे को से भागेंगे दूर, ठीक। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है हमारा, अ रॉकेट हैज़ बीन फायर्ड अपवार्ड्स टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट, नेम द टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन द रॉकेट। आपको बताना है जब रॉकेट को अपना लॉन्चिंग पैड को छोड़ता है तो उस पर कौन से दो फोर्सेस एक्ट करना स्टार्ट हो जाती हैं। पहली फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स जो रॉकेट को अपनी तरफ खींचती है, और दूसरा फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स जिसको चीरते हुए, जिसको हटाते हुए रॉकेट ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एज वेल एज फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स ऑन रॉकेट आफ्टर लीविंग द लॉन्च पैड। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, स्कायर्स यूज़ लॉन्ग फ्लैट स्काई टू स्लाइड ओवर द स्नो। आपने देखा होगा स्नो पे जो स्कायर स्लाइड करते हैं तो हाथ में दो डंडे लिए रहते हैं वो, ठीक है। ये कह रहा है ऐसा क्यों करते हैं वो प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। अगर वो ऐसा ना करे तो उनका जो स्काई है वो ज़मीन में धंस सकता है प्रेशर की वजह से, तो प्रेशर को कम करने के लिए वो ऐसे यूज़ करते हैं। प्लीज़ क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स इज़ अप्लाइड टू अ बॉडी इट मूव्स विथ। जब किसी बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। ये न्यूटन का सेकंड लॉ यहाँ पे फॉलो होता है। ये क्लास 9 से थोड़ा रिलेट करता है ये क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे क्लियर रखिएगा। जब भी किसी बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई होगा तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बढ़ेगा, स्पीड पे क्लिक नहीं करना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट। कौन से फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है इन तीनों में से, तो वो है न्यूक्लियर फोर्स। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है न्यूक्लियर फोर्स, फिर उसके बाद आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर आपका है ग्रेविटेशनल फोर्स। एक चीज़ बहुत क्लियर रखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो पावर है वो ग्रेविटेशनल से ज़्यादा है, तो न्यूक्लियर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक, देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग डाइजेशन इन एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन होता रहता है वहाँ पे कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है? भाई वहाँ पे मसल्स का काम, वहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है वो मस्कुलर फोर्स हो रहा होता है। वहाँ पे ज़्यादा एफर्ट जो लगता है मसल से लगता है, मांस से लगते हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल में जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वहाँ पे मस्कुलर फोर्स रिस्पॉन्सिबल रहता है। आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फोर्स डैट हेल्प्स थिंग्स टू फ्लोट। उस फोर्स का क्या नाम है जिसकी वजह से पानी पे तैरते हैं कोई भी चीज़, हमने डिस्कस किया, उसको कहते हैं बाइंड फोर्स, ठीक है। उसको कहते हैं बाइंड फोर्स, जिसकी वजह से कोई भी पानी में तैरता रहता है। उसके अलावा एक और चीज़ अगर ऑप्शन में आपको दे दिया, अगर ऑप्शन में आपको बाइंड फोर्स ना दे के अपवार्ड थ्रस्ट दिया रहे, अपवार्ड थ्रस्ट, तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन में अगर बाइंड फोर्स है तो बाइंड फोर्स, अगर ऑप्शन में बाइंड फोर्स नहीं रहेगा तो अपवार्ड थ्रस्ट, ठीक है। डाउनवार्ड थ्रस्ट पे कभी नहीं क्लिक करना, अपवार्ड थ्रस्ट, नीचे से ऊपर प्रेशर लगता है तब चीज़ फ्लो करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। एनसीईआरटी की सेम टू सेम लाइन है। स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स किससे एक्सप्रेस करते हैं? मैग्नीट्यूड से करते हैं, इसको रट डालो। अगला क्वेश्चन हमारा, वाई इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू कैरी अ फाउंटेन पेन वाइल ट्रैवलिंग इन एन एरोप्लेन। जो आप एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे होते हो तो वहाँ आपको मना किया जाता है, एडवाइस दी जाती है कि फाउंटेन पेन अपने शर्ट पे लगा के ना जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पेन लीक हो जाता है। एयरप्लेन में पेन्स जो होते हैं, फाउंटेन पेन्स लीक हो जाते हैं, इंक उनकी लीक होने लगती है। ऐसा क्यों मैम? ऐसा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर एग्ज़ाम में आए कि जो पेन होते हैं फाउंटेन पेन्स वो क्यों लीक करते हैं एयरप्लेन में, तब आप बताओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, ठीक है। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अ बॉल थ्रोन अपवर्ड्स फॉल बैक टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ। हम कोई भी बॉल ऊपर फेंकते वापस नीचे आ जाता है, क्यों होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। आसान सा क्वेश्चन था, ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से कोई भी चीज़ जिसको हम ऊपर उछालते हैं वापस नीचे आ जाती है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, व्हेन अ कॉम्ब इज रब्ड अगेंस्ट हेयर। जब कोई भी कंघा लेके हम बाल पे रगड़ते हैं, फिर कोई पीस ऑफ पेपर लाके, तो पीस ऑफ पेपर को वो कॉम्ब अट्रैक्ट करता है, वहाँ कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एनसीईआरटी की बुक्स में ये सारी चीज़ें दी गई हैं। आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज यूटिलाइज्ड इन रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन बाय रिमूविंग डस्ट, सूट एंड फ्लाई ऐश पार्टिकल्स।
किस फोर्स का यूज़ हम एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए करते हैं, मतलब जो स्मोक और चिमनी वाली फैक्ट्रीज़ होती है जहाँ से बहुत धुएँ निकलते हैं, वहाँ पे इस फोर्स का यूज़ किया जाता है एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए। वो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑप्शन नंबर सी। इसका यूज़ हम एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो यहीं पे एंड करते हैं क्वेश्चंस का। मैं फिर से एडवाइस करूँगी, प्लीज़ आप लोग इस चैप्टर के ज़रूर ही सॉल्व करेंगे। गाइड, फ्रिक्शन, फोर्स एंड प्रेशर, इसके क्वेश्चंस गाइड से ज़रूर सॉल्व करिएगा। मैंने टेलीग्राम पे गाइड प्रोवाइड कर रखा है, फाइल सेक्शन में जाएंगे, कॉन्सेप्टम की गाइड आपको मिल जाएगी। जिनके पास हार्ड कॉपी है तो वो हार्ड कॉपी पे प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।